तो आज का हमारा चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन। न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप थ्रो करते हो इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। Throwing any object under constant force is called projection. That object is called projectile, and motion of that object is called projectile motion. तो आप ऐसे फेंकोगे तो ये ऐसे जाएगा, राइट? ऐसे क्यों जा रही है? जनरली ऐसे ही होता है ना, कुछ फेंके तो ऐसे जाता है। अगर आप ऐसे जा सकता था, ऐसे भी जा सकता था, राइट? लेकिन ये ऐसे जाता है, ऐसे क्यों जाता है? तो अगर कोई भी आप प्रोजेक्टाइल करोगे चीज़, तो वो ऐसे जाती है ना, बॉल आप फेंकोगे इधर से, ऐसे जाके कहीं तो भी इधर गिर जाएगा, राइट? Yes, due to gravity. हाँ, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से होता है। अगर ग्रेविटी ज़ीरो हो तो ये स्ट्रेट चले जाएगा। अगर ग्रेविटी ज़ीरो है तो कोई एक्सलेशन नहीं लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हमारा चैप्टर है अभी का। तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली जो ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किए उसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। और मोशन तो मोशन है, उस प्रोजेक्टाइल का मोशन जो जा रहा है। तो इस चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक तरीके से ये 2D में वर्क कर रहा है। अब तक हम क्या कर रहे थे, 1D में जा रहे थे, एक डायरेक्शन में, आगे वाला प्लस पीछे वाला माइनस, ऊपर या नीचे, 1D ये। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों डायमेंशन में जा रहा है। यहाँ भी बढ़ रहा है, यहाँ भी बढ़ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। इसलिए अभी बेसिकली मोशन इन 2D चालू हो गया। तो इसमें है प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला के चैप्टर ही था हमारा मोशन इन 1D, वन डायमेंशन। इसमें हमारे कुछ अजम्पशंस रहेंगे ये पढ़ते वक्त। पहला अजम्पशन रहेगा, पार्टिकल रिमेन क्लोज। ये लिखते रहो साइमल्टेनियसली, पार्टिकल रिमेन्स क्लोज टू अर्थ सरफेस। बहुत ज़्यादा ऊपर की हाइट के लिए अलाउड नहीं है। सो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी remains constant. एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिमेन्स कांस्टेंट। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सलेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या हो रहा है कि आप कुछ हाइट पे फेंक रहे हो, वापस आ रहा है ऐसे कुछ, तो मान रहे कि हर पॉइंट पे ग्रेविटी सेम ही लग रही है उसको। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अर्थ पे हर जगह अलग थोड़ी माइन्यूट ग्रेविटी के चेंजेस होंगे। हर जगह सेम ग्रेविटी नहीं होती है। उसका रीज़न है क्योंकि अर्थ परफेक्ट गोल नहीं है। ग्रेविटी स्टार्ट होती है सेंटर से, कोर से। अभी परफेक्ट गोल नहीं है, तो मान लो ऐसा है अर्थ, तो ये पार्ट कोर से दूर है, ये पार्ट और दूर है, ये नज़दीक है, तो ग्रेविटी इधर ज़्यादा लगेंगी, नज़दीक है बोल के। इधर थोड़ी कम लगेंगी, इधर और कम लगेंगी। कंपेयर मतलब बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है, पॉइंट में होता है। उसको हम निगलेक्ट कर देंगे चैप्टर में। हम इतना दूर फेंकेंगे ही नहीं कि इतना इतना रास्ता कवर कर ले कि ग्रेविटी चेंज हो। ये हमारा अजम्पशन रहेगा। समझाइए। Yeah. सेकंड अजम्पशन रहेगा कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से भी इसका मोशन पे इफेक्ट होगा। एयर रेजिस्टेंस इज निगलेक्टेड। थर्ड रहेगा, डिस्टेंस दैट प्रोजेक्टाइल ट्रेवल स्मॉल सो दैट अर्थ इज ट्रीटेड एज प्लेन सरफेस।
मतलब हमें पता है कि अर्थ इज़ नॉट प्लेन सरफेस, मतलब एक, तो हम मान लेंगे कि अर्थ थोड़े ऊपर नीचे होती है, हम मान लेंगे, लेकिन हम जो जितना डिस्कस कर रहे हैं कि एकदम स्ट्रेट लाइन पे है और यहाँ से ऐसे जा रहा है कुछ और यहाँ के गिर रहा है, तो ये जो है स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा थर्ड असम्पशन है। ये 3 असम्पशन हमें करना है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का तो मीनिंग समझ गया हमें। हम हर चीज़ को 2 कंपोनेंट में बांट सकते हैं। जैसे कि अगर कोई फोर्स इस पे लग रहा है, एफ इस साइड लग रहा है और ये एंगल थीटा है, तो हम हम इसको 2 कंपोनेंट में बांट सकते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इससे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, जो कि पैरेललोग्राम नहीं रहेगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। और ये जो लेंथ रहेंगी, ये रहेंगी एफ कॉस थीटा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और ये जो लेंथ रहेंगी एफ साइन थीटा। याद आ रहा है, ऐसा कुछ पढ़े थे हमने वेक्टर्स में। तो यही यही हमारा रेजोल्यूशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो कॉन्सेप्ट है गैलीलियो ने दिया है, मतलब एक फ्रेम पे जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, मतलब वो रिलेटिव मोशन में गैलीलियो ने एक और बात कहा था कि अगर ये जो एफ कॉस थीटा है ये एफ साइन थीटा से इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों डिपेंडेंट नहीं है। ओके, ये एफ से मिले हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड व्हाटएवर, हाँ, दोनों वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या फोर्स या एक्सेलरेशन व्हाटएवर, ये सब इंडिपेंडेंट है। तो ऐसा मूवमेंट रहेगा कोई भी प्रोजेक्टाइल का। अब यहाँ से आपने क्या किया है, उसे इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया है। थोड़ा बड़ा बना देते डायग्राम। यहाँ पर आपने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी u दिया है, ऐसे फेंका है आपने उसको, ये ऐसे u की स्पीड में। अब आपने जब फेंका है, उसको थ्रो किया है, आपने कोई एंगल से थ्रो किया होगा। तो मान लो आपने थीटा एंगल से थ्रो किया है। थीटा इज एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस, है ना, विद सरफेस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो ये जो इधर का जो मोशन हो रहा है, इधर का मोशन, ये इस u के u cos थीटा जो इसका प्रोजेक्शन है उससे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। मतलब ये वो यहाँ पर वो u cos थीटा स्पीड से जा रहा है हॉरिजॉन्टली, और ऊपर वो u sin थीटा की स्पीड से जा रहा है। ओवरऑल तो इसकी वेलोसिटी u इधर ही है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली इस स्पीड से जा रहा है, वर्टिकल स्पीड से जा रहा है। बात को समझ रहे हो आप? ये बात समझ में आ रही है? यस। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपने ऐसे 5 से फेंक दी, 5 से फेंक दी और ये 45 डिग्री है, तो इसका मूवमेंट तो ऐसे हो रहा है इस पॉइंट का। लेकिन हम अगर कोई पूछे कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितने स्पीड से जा रहा है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेविटी 0 है, मान लो इधर हर बार 5 की स्पीड से जा रहा है, और कोई पूछ ले कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो कितनी स्पीड है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितनी स्पीड है, तो ये क्योंकि एंगल 45 है और ये यू 5 है, वेलोसिटी 5 है, तो आप बोलेंगे 5 cos 45 और 5 sin 45। जहाँ एंगल होता है ना, ये एंगल, वहाँ पर cos होता है, और जहाँ नहीं होता है वहाँ sin होता है। तो ये जो वेलोसिटी मिल गई cos 45 5/√2, आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टली ये 5/√2 की स्पीड से जा रहा है, और वर्टिकली ये 5/√2, क्योंकि 5 sin 45 भी 5/√2 ही हो गया, जा रहा है। अब दोनों चीज़ें इस पे अप्लाई हो गई एक तरीके से, इधर भी उधर भी, तो उसका मोशन ऐसे कुछ हो जाएगा जो कि 5 की स्पीड से जा रहा है। समझ में आ रही है बात? यस। तो अब हमारा जो है प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ से u cos थीटा और इसी तरह से यहाँ पर u sin थीटा, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा। अब मुझे आप क्वेश्चन का आंसर दो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
वेलोसिटी चेंज होंगी क्या, मतलब ये जो होता है इसको ना यूएक्स कहते हैं, यूएक्स इनिशियल नहीं। वेलोसिटी, हाँ यू कॉस थीटा, क्या ये चेंज होंगी क्या, नहीं होंगी है ना। No. उसका रीजन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। It is not acted on by gravity. हाँ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है और उसका मूवमेंट इधर है, तो ग्रेविटी से इसका कुछ मूवमेंट पे असर नहीं हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा उसका शेप चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये जो उसका कंपोनेंट है यहाँ जा रहा है, ग्रेविटी उसको कुछ नहीं कर पा रही, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन, पहला जो था इनिशियल वेलोसिटी था दोनों का, और इसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन का। तो ये पहला होगा यू एक्स, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन इज एक्स, इसको एक्स वाई एक्सिस मान लें, अलोंग एक्स एक्सिस या तो इन एक्स डायरेक्शन इज यू कॉस थीटा। सेकेंड ये यू एक्स यू वाई हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन वाई के अलोंग है, वो विच इज़ यू साइन थीटा। पहला हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, अब कोई पर्टिकुलर टाइम पे ऊपर चले गया। अच्छा पहले छोटे सिंपल बात है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या कितना लग रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना लग रहा है बता सकते हो। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा क्योंकि जो भी मूवमेंट इधर हो रहा है उस पर इफेक्ट ग्रेविटी करेंगी, तो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन, तो वो होगा माइनस जी, क्योंकि हम ऊपर वाले साइड को पॉजिटिव लेते हैं, नीचे को माइनस जी लेना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड थिंग, वेलोसिटी एट टाइम टी, वेलोसिटी एट टाइम टी। तो अब मुझे बताओ वेलोसिटी टाइम टी के बाद, अब ये वी एक्स बन गई है, यहाँ पर क्या बन जाएंगी, वेलोसिटी एट टाइम टी हो जाएंगी वी वाई, इनिशियल यू से रिप्रेजेंट किया, एट अ टाइम टी, टाइम सम इंस्टेंट टी, वो वी बन जाएंगी। तो इस ये वी एक्स क्या हो जाएगा बोल सकते हैं आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टली अभी उसकी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुँच गया और टाइम टी पे मान लो, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी वी हो गई, ऑब्वियस है वो चेंज हुई है, वेलोसिटी तो चेंज होंगी, लेकिन उसका वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे क्या इफेक्ट होगा ये देखना है। चेंज तो हो रही है क्योंकि ये जो एंगल है ये भी चेंज हो जाएगा और वी भी चेंज हो जाएगा, ये जो एंगल है ये भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ वी एक्स क्या हो, वी एक्स क्या रहेगा, पूरे सफ़र में, पूरे प्रोजेक्टाइल में ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, हर पॉइंट पे वो वी एक्स यू कॉस थीटा रहेगा जो इनिशियल था। समझ में आई बात, क्योंकि ये मूवमेंट को कुछ डिस्टर्ब करने के लिए कोई एक्सेलरेशन पीछे ना आगे कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन जो मूवमेंट ऊपर हो रहा है, जो कंपोनेंट वी वाई का ऊपर हो रहा है, वहाँ पर नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि माइनस जी है, तो वी वाई जो हो जाएगा, जो कि हमारा फॉर्मूला क्या है, यू प्लस ए टी एट आफ्टर टाइम टी व्हेन एक्सेलरेशन इज गिवन, इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी, तो वी वाई हमारा क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए की जगह माइनस जी टी। समझ में आ रही बात, तो ये एट अ टाइम आफ्टर सम टाइम यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। समझ में आई ये, Yes. तो यहाँ पर हर पॉइंट पे आपका जो वी वेलोसिटी जो है वो यू कॉस थीटा रहेंगी हॉरिजॉन्टल, हर पॉइंट पे यू कॉस थीटा हर पॉइंट पे, वो जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा ही रहेंगी। लेकिन अगर आप देखो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती रहेंगी, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी को इफेक्ट कर रहा है हमारा
कौन कर रहा है इफेक्ट? हमारा Gravity. ग्रेविटी। तो यहाँ पर वो अगर मैं इसे अच्छे से रिप्रेजेंट करूँ प्रॉपरली, तो ये तो सेम लेंथ के रिप्रेजेंट करना पड़ेंगे सबको, सेम लेंथ आखिर तक। हालांकि यहाँ तक भी पहुँच गया तो भी ये यू कॉस थीटा ही रहेगा। इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद भी वो टकरा के रुक जाएगा, वो अलग बात है। हर पॉइंट पे सेम ही रहेगा। ठीक है। अब लेकिन अगर आप इनको देखो तो ये थोड़ा कम हो गया होगा वेलोसिटी, दिख रहा है ना ये पेन, ये वाला जो वी वाई है थोड़ा कम हो गया है, ये वी है थोड़ा ये और कम हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा था मान लो, यहाँ बहुत ज़्यादा था, इतना बड़ा था। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वी वाई ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या होगा ना, इन ऊपर की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, वी वाई है ही नहीं। After which it will start to fall. हाँ, स्टार्ट टू फॉल हो जाएगा। तो ना जब उसकी वेलोसिटी, अभी देखो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, एक्चुअल डायरेक्शन ये है, ये वाला है एक्चुअल डायरेक्शन, अभी ये हो गया, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ जब पहुँचा वो, तो देख सकते हैं अब डायरेक्शन ये साइड है, तो इसके कंपोनेंट्स कैसे आएंगे, एक इधर आएगा और एक नीचे आएगा, फिर यहाँ पर भी नीचे आएगा, ये भी अभी नीचे आता है तो इसका कंपोनेंट बढ़ते रहेगा और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी जब इधर पहुँचेगा ना, वो ऐसे रहेंगी, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेंगी ऐसे रहेंगी यू। ये एंगल थीटा से फेंका था वो एग्जैक्टली यहाँ पर भी अभी भी थीटा ही एंगल बनाएगा वो, लेकिन इस डायरेक्शन में बनाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. ओके। ये ओ है, ओ टू ए मूव करने में इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? तो देखो अगर आप देखो एवरेज वेलोसिटी, तो लॉजिकली देखो आप यू कॉस थीटा हर पॉइंट पे सेम है, वी कभी ऊपर गया फिर नीचे गया, जब आप पूरे वी को ऐड कर लोगे तो ज़ीरो हो जाएगा, ये ऊपर वाला फिर ये वाला, यहाँ पर ये वाला और यहाँ पर बीच में जो भी थे, हर वी को जब ऐड कर लेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हुआ, जो पूरे रास्ते पर कांस्टेंट थी वेलोसिटी वो एवरेज बन जाएंगी, क्योंकि जो वर्टिकल वेलोसिटी उसका रिजल्टेंट तो ज़ीरो हो जा रहा है। तो अपना एवरेज वेलोसिटी है ना यू कॉस थीटा होता है इसका। Oh. वी मिनिमम टॉप पे हो जाएगा क्योंकि उसका वर्टिकल कंपोनेंट ही हट जाएगा, सिर्फ यू कॉस थीटा रह जाएगा, टॉप पे वो मिनिमम हो जाएगा। Yes. मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी और वो मिनिमम वेलोसिटी जो रहेंगी वो सिर्फ यू कॉस थीटा बच जाएंगी। एक्चुअल में होता क्या है ना, अगर मान लो इधर एक वेलोसिटी कंपोनेंट है टू साइन थीटा है, मान लो ये तो कॉस थीटा है, कोई भी कंपोनेंट, और ये है टू साइन थीटा, तो ये टू हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? जो रिजल्टेंट होता है, क्योंकि 90 डिग्री है, 90 डिग्री अगर है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है बेसिकली टू मतलब याद है आपको, ए और बी का रिजल्टेंट सी अगर है तो ए वेक्टर मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी ऐसे होता है। अब ये लोग हमारे केस में तो ये 90 डिग्री है,
तो ए डॉट भी तो ज़ीरो हो गया, तो उड़ जाता, सिर्फ हमारा इतना ही बचता है रूट ओवर, क्योंकि ए और बी, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट हमारे 90 डिग्री है, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक है एक वर्टिकल है, तो इतना ही बच जाता है। तो बेसिकली आर वेक्टर, देखो आर वेक्टर अगर मैं लिखूँ, ये मैग्नीट्यूड है उसका, हाँ मैग्नीट्यूड है, सॉरी, आर वेक्टर अगर लिखूँ तो बेसिकली वो क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप बेसिकली। और अगर मैं इसके हिसाब से लिखूँ ये, तो ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा आई कैप, ये 2 कॉस थीटा लेंथ है इसकी अलॉन्ग आई कैप, प्लस 2 साइन थीटा, ये लेंथ है उसकी अलॉन्ग जे कैप। तो आर वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है, मैग्नीट्यूड अगर निकाल लूँ मैं, तो रूट 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो 2 स्क्वायर रूट के बाहर निकल के 2 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 2 ही मिल गया। तो इस तरह से भी देखो, ये 2 अगर है, अगर एक कंपोनेंट गायब हो जाए, ये गायब हो गया, तो यहाँ पर जब आप ऐड करोगे ये गायब हो जाएगा, ये रहेगा ही नहीं, तो इतना ही मिलेगा, तो मिनिमम मिलेगा। ये ऐड होके इससे ये ऐड होके हमेशा बड़ा ही वैल्यू देगा। समझ में आ रही है बात? Sir, could you repeat? अच्छा, वेक्टर्स में क्या होता है वेक्टर्स में होता है 2 कॉस थीटा आई कैप प्लस 2 साइन थीटा जे कैप, कैसे लिखा समझ में आया क्या आपको ये? Yeah. ओके, जब आप मॉड आर लिखेंगे, मॉड आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो आपको ये कंपोनेंट मिलेगा, ये कंपोनेंट मिलेगा, इस कंपोनेंट में ये ऐड हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट, तो कोई बड़ी वैल्यू मिल रही है। टॉप मोस्ट पे ये कंपोनेंट गायब हो गया, जो वर्टिकल था वो ज़ीरो हो गया, तो ये गायब हो गया, तो ऐड होने वाली चीज़ नहीं मिली, इसलिए टॉप मोस्ट पे वो मिनिमम दे देगा हमें। Okay. कॉपी कर लो। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से एक बार दिखाते ये चीज़ें कैसे हो रही है वेक्टर के हिसाब से। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर तो ये u हमने फेंका है इसको विथ एंगल थीटा, तो ये u cos थीटा और u sin थीटा, ये तो ठीक है। अच्छा, अभी कोई वेलोसिटी हमें मिलेगी v, ये v है, उस पर भी 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, vy और सॉरी vx एंड vy। तो देखो इनिशियल जो है, इनिशियल u वेक्टर, देखो ये जो फॉर्मूले है ना हमारे, v वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर प्लस, अभी हमने वेक्टर साइन कभी यूज़ नहीं किए, क्योंकि हमें 2D में ज़रूरत 1D में ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि आई जे के रहते ही नहीं थे। यहाँ पर आई और जे दोनों आ रहे हैं, क्योंकि आई की तरफ भी मूव कर रहा है, जे की तरफ भी मूव कर रहा है, तो ये वैलिड तो हर डायमेंशन के लिए, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सबके लिए वैलिड है। तो अभी आप वेक्टर वाइज देखोगे ना, तो u वेक्टर क्या हो जाएगा, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा जे कैप, ये बन जाएगा। ये सब ये कैसे लिख रहे समझा? u के 2 कंपोनेंट्स, u के 2 कंपोनेंट्स, अगर कंपोनेंट में लिखे तो ऐसे दिखता है, और अगर वेक्टर में लिखे तो ऐसे दिखता है। ये बात समझ में आ रही है? Yes. ओके, अब v वेक्टर क्या होता है, vx, देखो v वेक्टर क्या हो जाएगा बेसिकली, जैसे कि u वेक्टर क्या हुआ, ux कंपोनेंट ऑफ u अलोंग x, कंपोनेंट ऑफ u अलोंग y, ऐसे हो गया, तो uy ये था और ux ये था, तो इसलिए लिख दिए थे हमने, ठीक है। अब वैसी वेलोसिटी अगर बात करें, तो वेलोसिटी के भी 2 कंपोनेंट है, vx आई कैप, vy जे कैप, ठीक है, ये 2 कंपोनेंट है। अब बात क्या है कि vx जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज ही नहीं हुआ, तो vx तो u cos थीटा ही है। लेकिन vy जो है उस पर ग्रेविटी का असर हो रहा है, माइनस जी, तो vy क्या रहेगा, u इनिशियल क्या था, y इनिशियल uy माइनस जी टी एट टाइम t की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये तो चेंज ही नहीं हुआ, टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, हर जगह इसका कंपोनेंट सेम ही था,
हॉरिजॉन्टल का, यहाँ यहाँ, लेकिन टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है, कभी ऊपर था, थोड़ी देर बाद नीचे हो गया, बीच में कहीं ज़ीरो भी हो गया था वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये ऐसे चेंज हो रहा है, हमने इसे लिखे भी थे थोड़ी देर पहले। तो यू आई क्या हो गया, यू आई इज़ नथिंग बट यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यू आई थी Yes. माइनस जी टी, तो ये हो जाएगा। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में वी को लिखोगे यहाँ से, तो आप वी एक्स की जगह तो कोई बिना सोचे समझे आप लिख दोगे यू कॉस थीटा, ये चेंज ही नहीं हुआ, मतलब आई कंपोनेंट, आई का अलॉन्ग जो है वो चेंज ही नहीं हुआ, अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो उसका सेम ही था वेलोसिटी। अब यू आई की जगह आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी, तो ये जे कैप, ये हमारा वी वेक्टर बन जाएगा एट टाइम आफ्टर, एट इंस्टेंट टी। एट टाइम इंस्टेंट टी, कॉपी करो। Yeah. कोई सर्टन इंस्टेंट पे आपको स्पीड निकालनी रही तो क्या कर दोगे? Speed or velocity? स्पीड, अगर आपको स्पीड निकालनी है इंस्टेंट टी पे, तो क्या करोगे? उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लोगे, समझे? Yeah. भूल गए? No, I thought it will be different for projectile. नहीं, वो बेसिक है, वो कभी चेंज नहीं होगा। Okay. हो गया? Yes. ठीक है। ए वेक्टर भी देखो, ए में भी दो कंपोनेंट होंगे, हर पॉइंट पे अलग अलग एक्सेलेरेशन लग रहा है, क्या लग रहा है पता नहीं, देखते मतलब मालूम है हमें, लेकिन चेक करते हैं, आपको पता है क्या? ए वेक्टर अगर एक्सेलेरेशन की बात करें तो ए एक्स क्या रहेगा, बता सकते हो क्या एक्सेलेरेशन लग रहा है पॉइंट, हर पॉइंट पे इन लॉन्ग एक्स डायरेक्शन, बताओ। 0. करेक्ट, तो ये टर्म आएगा ही नहीं, जीरो आई कैप, इसकी जरूरत ही नहीं। और ए वाई क्या रहेगा? -G. तो माइनस जी जे कैप, ये रहेगा एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन, माइनस जे मतलब नीचे लग रहा है, और मैग्नीट्यूड इज जी। ओके, इसको लिख लो। Done. तो यहाँ पर हमें 37 डिग्री दे दिया है, कैसा प्रोजेक्टाइल हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी करके इधर ही सोल्यूशन लिखते हैं, यही सोल्यूशन है, बनाना चलेगा। ये हमें दे दिया 37 डिग्री से इसने थ्रो किया है। तो वेलोसिटी एट अ पार्टिकल ऑफ अ पार्टिकल एट 1 सेकेंड, तो v क्या हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर 1 सेकेंड पे कहीं इधर पहुंच गया, तो v क्या होगा, वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, राइट। अब ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर वी एक्स क्या रहेगा, u हमें दिया है 10, U cos theta. हाँ u cos थीटा, राइट। तो ये रहेगा u cos 37 डिग्री, और इनिशियल क्या हो जाएगा, u साइन 37 डिग्री, cos 37 याद रख लो 4/5 होता है, और साइन 37 होता है 3/5। ठीक है, अब u भी हमें दिया है, तो u भी पुट कर दो, 10 इंटू 3/5, तो ये हो गया 6, 10 इंटू 4/5, ये हो गया 8। तो बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब यू एक्स अलॉन्ग यू एक्स एंड अलॉन्ग वी, सॉरी वाई,
यू एक्स इज यू कॉस थीटा रहता है और ये यू साइन थीटा। तो हमें मिला यू कॉस 37, हमने वैल्यूज पुट की तो 8 मिला और ये हमें क्या मिला 6 मिला, ऊपर ये 6 से जा रहा है तो इतना हमें मिल गया। ठीक है अब मुझे बताओ वी एक्स की जगह क्या लिखूं? किसकी जगह? वी एक्स 8. वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी निकाल रहे हैं हम लोग। Yeah, so Vx will still be 8 ना? हाँ वी एक्स विल बी इक्वल टू 8. 8 करेक्ट, क्योंकि वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स राइट, क्योंकि इनिशियल चेंज नहीं हुआ। और वी 8 आएगा क्या? 8 राइट 8 आएगा। वी वाई की जगह क्या लिखूं? यू वाई माइनस जी टी। 6j का माइनस 3. ठीक है राइट। तो वी वेक्टर विल बी इक्वल टू यू एक्स हो गया 8 आई कैप और यू आई इज 6 माइनस जी इज 10 एंड टी इज 1 आफ्टर टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालना है तो जे कैप। तो हमें वेलोसिटी मिल जाएंगी 8 आई कैप 6 माइनस 10 माइनस 4 जे कैप। अच्छा ये नेगेटिव आया मतलब इससे कुछ बता सकते हो क्या आप? ये नेगेटिव आया तो नीचे जा रही है. हाँ करेक्ट, ये तो कांस्टेंट 80 था, ये अभी नीचे हो गया, मतलब ये कहीं तो भी इधर पहुंच गया है क्योंकि इसका जे कोऑर्डिनेट मतलब जे के बाजू जो माइनस जे आ गया है। तो 4 इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 8 है और ये रिजल्टेंट इधर है। ठीक है करेक्ट, वी हमें मिल गया। चलो बहुत सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंगल बिटवीन इनिशियल मतलब यू। अब यू क्या था हमारा, हमने अभी लिखा है यू, तो हमारा यू है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, जो हमने अभी लिखा है इधर। यू नहीं लिखा है तो लिख लेते हैं। 8 आएगा प्लस 6j. हाँ तो 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, तो हमें यू मिल गया। ठीक है और वी हमें 10 मिल गया। अब इन दोनों के बीच में हमें डायरेक्शन निकालना है, तो कैसे, सॉरी एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे बताओ? यू का जो डायरेक्शन था और ये इस पॉइंट पे कहीं तो भी ऐसा हुआ तो इस वेक्टर को इधर लेके आ गया, ये एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन ये इधर कहीं पहुंच गया था ना, ये वी और ये यू का हमें एंगल निकालना है, बीच में एंगल क्या है Yeah. तो कैसे निकालेंगे? There's one formula ना. एंगल निकालने के लिए होता है cos थीटा इक्वल टू यू डॉट वी, ए और बी के बीच में एंगल निकालने का। हाँ अपॉन mod of u and v. मॉड ऑफ वी। ठीक है अब यू डॉट वी आता है, निकालते हैं। आई के बाजू वालों को मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 8 स्क्वायर हो गया। फिर जे के बाजू को मल्टीप्लाई करो 6 इंटू माइनस 4 अपॉन मॉड यू मॉड वी। तो मॉड क्या होता है 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर का रूट, और यहाँ क्या हो रहा है 8 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर का रूट। अब वैल्यू बताओ मुझे थीटा की सॉल्व करके। पूरा लिख लो फिर सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व में 8 स्क्वायर 64 माइनस 6 4 24 64 माइनस 24 40 8 स्क्वायर 64 प्लस 3600 तो 10 हो गया। 8 स्क्वायर 64 प्लस 16 80 रूट 80 4 इंटू 20 और 4 निकालो 16 इंटू 5 4 रूट के बाहर निकला 5 4 4 cos थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है तो अच्छा एंगल तो नहीं आया, जो भी आया तो हम ऐसे लिख देंगे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4 1/√5, राइट है ना कैलकुलेशन मेरे? मुझे भी सेम आया क्या अलग आया? सेम.
ठीक है फिर, राइट। ठीक है, चलो अभी कल पढ़ते बचाओ। इसको इंट्रोड्यूस तो कर दिया आज। Okay.